हेलो एवरीवन, आई एम शशांक हियर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें जैसे कि अगर मैं आपको ब्रॉड टर्म में बताऊं, जो मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट, सेकंड पार्टनर्स, थर्ड मास्टर एंड सर्वेंट, और इसी के अंदर हु इज सर्वेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन एंड लास्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स और मे बी आपका मास्टर एंड सर्वेंट इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो जनरली क्या होता है, जो पर्सन होता है वो लायबल होता है खुद के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ठीक है, और कोई उसके लिए रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है। जैसे आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा, कोई टॉर्ट किया है, तो उसके लायबल आप हो गए, आपका पड़ोसी नहीं होगा। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में कुछ अलग होता है। इसमें उस टॉर्ट के लिए जो आपने करा भी नहीं है, उस टॉर्ट के लिए भी आप लायबल हो सकते हो इन केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे कि इसके पहले आपको कुछ मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि लायबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, second, liability of partners for each other tort, and third, liability of master for the tort of his servant. अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट से। When an agent commits a tort in the course of performance of his duty as an agent, the liability of principal arises for such wrongful act. यहाँ पे मैंने जोर दिया कुछ वर्ड्स पे, जैसे कि अगर कोई भी एजेंट कुछ कमिट करता है टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पे जो लायबल होता है वो होता है प्रिंसिपल। लायबल यहाँ पे जो है वो एजेंट भी होगा अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा वो होगा वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। तो यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर किया जाता है एज अ जॉइंट टॉर्ट फीजर। तो यहाँ पे जो दोनों की लायबिलिटी है वो जॉइंट होती है और सेवरल होती है। तो इन केसेस में जो प्लेंटिफ होता है उसके पास चॉइस रहती है, या तो प्रिंसिपल को सू करे, या तो वो उसके एजेंट को सू करे, या फिर वो दोनों को ही सू करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लेंटिफ होता है मोटा कंपनसेशन पाने के लिए वो प्रिंसिपल को ही यहाँ पे सू करता है, और किसी किसी में वो सबको दोनों को सू कर सकता है, चॉइस उसकी होती है। Similarly, when the wrongful act is done by one partner in the ordinary course of business of firm, ठीक है, तो इस केस में जो अदर पार्टनर्स होते हैं वो सारे वाइकेरियसली लायबल होते हैं, और इनको भी हम जॉइंट टॉर्ट फीजर और कह सकते हैं कि देयर लायबिलिटी इज आल्सो जॉइंट एंड सेवरल। यहाँ भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है, और सेम प्रिंसिपल लागू होता है, सेम रूल लागू होता है मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप पे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट की। यहाँ पे लैटिन मैक्सिम आता है क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब है कि वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, यानी कि जो दूसरे से एक्ट करता है वो खुद एक्ट करता है। इसके जो मेन जो कह सकता हूँ लैंडमार्क केसेस है वो हैं लॉयड वर्सेस ग्रेस, स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड श्यामा देवी। तो यहाँ पे मैं इनके सबको आपको फैक्ट्स दिया, इनका वर्डिक्ट नहीं बताने वाला क्योंकि इससे जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और उससे रिलेटेड उसका कुछ फैक्ट बताऊंगा और उसको समझा दूंगा, ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अब सेकंड है पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। इसका जो लैंडमार्क केस है वो है हैमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कॉर्पोरेशन। थर्ड वन इज मास्टर एंड सर्वेंट। अब इसका जो लैटिन मैक्सिम है वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, और इसका मतलब है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल इफ अ सर्वेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, द मास्टर इज लायबल फॉर इट। और यही नहीं कि मास्टर ही लायबल होगा, सर्वेंट भी यहाँ पे लायबल होगा। अब मास्टर को यहाँ पे लायबल बनाने के लिए दो एसेंशियल्स का कंप्लीट होना जरूरी है। पहला, जो टॉर्ट है वो सर्वेंट करे, दूसरा इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट में करे। सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर। ये होता है सर्वेंट। लॉ स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी कभी सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं, ठीक है। सर्वेंट अलग है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है। सर्वेंट जो होता है वो एजेंट होता है हु इज सब्जेक्ट टू अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन, ठीक है, ये होता है सर्वेंट। वहीं दूसरी ओर जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है इज वन हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट बट सो दैट इन एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ही इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द अदर पर्सन फॉर whom he does it. He may use his own discretion and he may use his own discretion in things not satisfied beforehand. यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, वो दूसरे के लिए काम करता है लेकिन उसके अंडर काम नहीं करता है। सर्वेंट दूसरे के लिए काम करता है और उसके अंडर काम करता है। और यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और इसका जो लैंडमार्क केस है वो है मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल। अभी केस जाके पढ़ सकते हैं, पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जहाँ पे एजेंट के टॉर्ट के लिए एम्प्लॉयर भी वहाँ पे लायबल होगा। अगर एम्प्लॉयर खुद उसे इलीगल एक्ट करने के लिए या कुछ और करने के लिए परमिट करता है, ऑथोराइज करता है, इस जगह पे एम्प्लॉयर वहाँ पे लायबल होगा। सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉयर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रखता है, वो कोई टॉर्ट करता है, तो उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्ट के लिए एम्प्लॉयर वहाँ पे जिम्मेदार होगा। इसका जो सबसे लैंडमार्क केस है वो है राइनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। इंडिया का केस है मगन भाई वर्सेस ईश्वर भाई। तीसरा, अगर किसी एम्प्लॉयर का एजेंट या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हाईवे पे या हाईवे के पास ऐसा कोई डेंजर क्रिएट करता है जिससे नुकसान हो सकता है किसी को, तो इसका जो लायबल होगा वो एम्प्लॉयर होगा। अब बात करते हैं कि क्या हर जगह पे जो सर्वेंट होता है वो मास्टर का कंट्रोल में रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मास्टर होता है वो सर्वेंट को बताता है कि काम करना कैसे करना है, काम करने का ढंग क्या है, लेकिन किस तरह से काम वो करता है
एक्चुअली में वो होता है, मतलब उसके एक्शन क्या होते हैं उस काम को करने के लिए, ये मास्टर के हाथ में नहीं होता है। जैसे कि नेग्लिजेंस डन बाय सर्जन्स एट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल होगा या हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे लायबल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप सर्जरी परफॉर्म कीजिए, लेकिन आप ऐसे नेग्लिजेंटली से कीजिए, ऐसा जो है वो हॉस्पिटल नहीं कहा था। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो सर्जन होता है वो यहाँ पे सर्वेंट तो कहलाएगा, लेकिन जो उसके एक्शन है क्या वो कंट्रोल कर रहा है मास्टर, जो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एक्शन है वो टोटली उस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं कि, और इसका लैंडमार्क केस है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेज के कोठारी। और यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ कि जो टॉर्ट किया हुआ होता है सर्वेंट के द्वारा, वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही, उस दौरान ही किया होना चाहिए। और इसमें पहले आता है फ्रॉड ऑफ सर्वेंट, जिससे कोई फ्रॉड कर देता है सर्वेंट, तो इसका जो लैंडमार्क केस है कह सकते हैं बारवेक वर्सेज इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक है, इंग्लिश केस है। और इसमें इंडियन केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्यामा देवी। देन है थेफ्ट बाय सर्वेंट, यानी कि चोरी जो कर लेते हैं सर्वेंट, इसका जो लैंडमार्क केस है वो है मॉरिस वर्सेज CVW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड। देन है मिस्टेक ऑफ सर्वेंट, इसका जो लैंडमार्क केस है वो है पोलैंड वर्सेज पार एंड सन्स। सेकंड है बेली वर्सेज मैनचेस्टर। सो नेक्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट, इसका जो लैंडमार्क केस है वो है विलियम्स वर्सेज जोन्स। अब उन टॉर्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर करे होते हैं, यानी कि उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके जो टॉर्ट करे होते हैं उसमें कौन जिम्मेदार होता है। जो है आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे व्हेन अ सर्वेंट डज एनी एक्ट व्हिच इज नॉट इन द कोर्स ऑफ मास्टर्स बिजनेस, ठीक है, द सेम इज डीम्ड टू बी आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे अगर देखा गया कि मास्टर के बिजनेस के आउटसाइड का कोर्स है, तो ऐसे में वो कहलाएगा आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे में जो लायबिलिटी होगी वो मास्टर की नहीं होगी। इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है स्टोरी वर्सेज एस्टन, एंड इंडियन केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्यामा देवी। सो गाइस, आई होप आपको जो टॉपिक है यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे यहाँ पे अभी इसके लिए पॉज करता हूँ, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आगे के जो बाकी बच्चे टॉपिक है उसको मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। आई होप आपको जो टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी का जो बेसिक है एक्चुअली में क्या होता है सब में, वो समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपको मैंने यहाँ पे लैंडमार्क केस बताए टॉपिक के साथ, उनको लिख लीजिएगा, उनके जो भी फैक्ट हैं और जो भी यहाँ पे वर्डिक्ट आया था वो भी, और इन सबको इंटरनेट से निकाल के पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को बनाते हुए जो मैंने बुक रेफर करी है वो है डॉक्टर R.K. बांगिया की लॉ ऑफ टॉट, ठीक है, ये आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको खरीद सकते हैं। वैसे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझना आया हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो उसको यूज करते हुए अपना क्वेश्चन टाइप करो। अगर मैं अवेलेबल हुआ है, फिर मेरे को टाइम हुआ तो मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। And that's for it now. I hope आपको समझ में आया होगा again. So I will meet you guys in the next one. Till then, be happy, be focused.